हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर, जो कि हमें भेजा है क्षितिज जैन ने। क्षितिज ने आज बहुत ही अच्छी कहानी सबके साथ शेयर की है, जो कि है 4 बेवकूफों की कहानी। और बेवकूफ कैसे, ये कहानी सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जो महापुरुषों की पुण्यतिथियों पर हम उनकी फोटो तो पोस्ट करते हैं, लेकिन हमने अपने आचार विचार से उनको बेवकूफ मान लिया है। आज महापुरुषों के विचारों व सिद्धांतों को मूर्खता माना जाता है। ये कहानी है ऐसे ही बेवकूफों के बारे में, जो बताएगी कि महापुरुष हम सब के भीतर है, बस महान विचारों और कर्मों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्षितिज को बहुत बहुत शुक्रिया ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये कहानी उतनी ही पसंद आएगी जितनी मुझे ये कहानी आपको सुनाने में पसंद आ रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। 4 बेवकूफों की कहानी। मैं और अर्पिता उर्मिला मैम के यहाँ रिवीजन करने आए थे। हमारा हिस्ट्री का एग्जाम 10 दिन बाद था। यूं तो बचपन की मोहब्बत और 11वीं की मार्कशीट कोई नहीं पूछता, लेकिन अपने घर वालों के कहने पर हमें जाना पड़ा। अर्पिता को मैंने पिक कर लिया और हम दोनों उर्मिला मैम के यहाँ आ गए। अराउंड 2 घंटे पढ़ने के बाद हम थक गए। जब पूरे साल ही इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो अब क्या करते। यूरोप की 3 ऑर्डर्स से लैटिन अमेरिका के इंका और माया और मेसोपोटामिया पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया। कुछ चीजें तो ऐसी लग रही थी मानो आज पढ़ ही पहली बार रहे हैं। वैसे भी अर्पिता और मैं अगर साथ होते हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। वो कोई बात छेड़ती और मैं उसको आगे बढ़ाता। घंटों तक यही सिलसिला चलता रहता। अभी हम दोनों ही थक चुके थे और हमने मैम से 10 मिनट के ब्रेक की मांग की। अपना चश्मा ठीक करते हुए मैम ने बनावटी गुस्से से हमारी ओर देखा। 2 घंटे भी पढ़ नहीं सकते बैठकर। मैम, एक बार में इतना ही घुसता है दिमाग में, मैंने अपने शरारती अंदाज में कहा। हाँ, बातें तो घुस जाती हैं कान में, मैम मेरा कान खींचते हुए बोली। सॉरी मैम, सॉरी। प्लीज मैम 10 मिनट का ही ब्रेक दे दीजिए, अर्पिता ने कहा। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का। थैंक यू मैम, हम दोनों ने खुश होकर कहा और अगले ही सेकंड से अपनी बातों में खो गए। अभी हम अपने क्लास के बच्चों का मजाक बना रहे थे। उर्मिला मैम बीच बीच में हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। ओ यार, ये साकेत कितना अजीब है ना, अर्पिता बोली। मैं हंस पड़ा। साकेत शर्मा? यस मैम। उसमें क्या अजीब है? अर्पिता ने मेरी ओर कनखियों से देखा। अजीब ही अजीब है मैम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है जब देखो। कहता है मैं अपने देश को बड़ा होकर और महान बनाऊंगा, देश के लिए काम करूंगा और उसे दोबारा वैसा बनाऊंगा जैसा महान वो प्राचीन काल में था। उसकी बातों से लगता है कि कोई महापुरुष बनने का शौक है उसे। उसके दिमाग में ढेरों योजनाएं रहती हैं। मैं ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। हमें तो वो पावला ही लगता है। हाँ, कई बार उसकी बातें सुनकर हंसी जरूर आ जाती है। मुझे तो वो बेवकूफ लगता है। ऐसे बड़े बड़े सपने देखने से क्या होगा? कभी वास्तविकता को ध्यान में रख कर सोचा है उसने? अपना अलग ही कल्पना लोक बना लिया है और उसमें ही उड़ता रहता है। ये समय करियर बनाने का है, पढ़ाई करने का है, और ये महाराज महापुरुष बनने की सोच रहे हैं। मेरी नजर में तो बेवकूफी है वो। उसके अकेले के करने से क्या हो जाएगा मैम? वो क्या गांधी जी या भगत सिंह है क्या, कि जो उसने कहा और लोग आंख बंद करके उसके पीछे चल दिए? और ये सब आज के जमाने में कहाँ तक संभव है? हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है। इतना पैसा कहाँ से लाएगा वो? कहते रहने से कुछ नहीं होता, काम करने में हवा पुस्त हो जाती है, अर्पिता ने कहा। उसने अपने ये विचार कई बार मुझे भी बताए हैं। तुम मानो या ना मानो, उसकी बातें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इस वय में ऐसी बातें सोचना और उनको चिंतन प्रक्रिया से परखना वास्तव में अद्भुत है। क्लास को तो वो बेवकूफ ही लगता है। सारी क्लास को? यस मैम, उसे फर्क भी नहीं पड़ता, अर्पिता बोली। उर्मिला मैम 2 क्षण के लिए चुप रही। अच्छा, एक कहानी सुनोगे? ये कहानी भी ऐसे बेवकूफों की है। कहानी? हम दोनों चौंक गए और आधे घंटे लेट तक रुकना पड़ा। मैंने घड़ी देखी
अभी तो 5 बज रहे थे। घंटे भर का कोर्स और रह गया था। 7 बजे तक भी घर पहुंच जाए तो क्या बुरा है। वैसे भी कैब तो मिल ही जानी थी। ओके मैम, मेरी स्टडी में चलो, वहाँ मैं कुछ दिखाऊंगी तुम्हें। हम दोनों उनके पीछे उनकी स्टडी में गए। स्टडी में केवल उनका टेबल लैंप चल रहा था, लेकिन उससे पर्याप्त रोशनी हो रही थी। हम दोनों 2 चेयर्स पर बैठ गए और वो अपनी टेबल पर बैठी। सुनो, एक बार 4 बेवकूफ एक साथ बैठे और जैसे तुम लोग गप्पे मारते हो वैसे ही वो भी गप्पे मारने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने तय किया कि वो एक एक करके अपनी बेवकूफियां बताएं, जिसकी वजह से उन्हें सारा संसार बेवकूफ कहता है। चारों बेवकूफ बैठे हुए थे। उनमें से एक खड़ा हुआ। उसके सिर पर शिखा थी और उसने धोती अंगवस्त्र पहन रखे थे। उसके ललाट पर लाल तिलक था। देखने में वो कृशकाय था, लेकिन उसकी आवाज बड़ी रौबदार थी। दोस्तों, मैं आप सब में से सबसे बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं बेवकूफ क्यों हूँ। जरूर कहिए ब्राह्मण महोदय। उसके पास बैठे एक योद्धा जैसे दिखने वाले बेवकूफ ने कहा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। मैं पहले एक अध्यापक था। एक बार हमारे देश पर विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया। सारे राजा एक एक कर उसके सामने समर्पण हो चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सनक थी कि मैं सारे राजाओं से मिल मिलकर उन्हें समझाने लगा कि वो अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर देश के लिए लड़े। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। एक बहुत बड़े राजा ने तो मुझे धक्के मारकर सभा से बाहर निकाल डाला। मैंने प्रण लिया कि मैं उसको सिंहासन से हटाकर ऐसा राजा नियुक्त करूंगा जो देश के प्रति समर्पित हो। यहाँ मैंने पहली बेवकूफी की। इतना होने के बाद भी मैंने अपना हट नहीं छोड़ा और कुछ शिष्यों के साथ एक सेना बनाई। मैं ही मूर्ख था जो उनके हित के लिए सोच रहा था, जिन्होंने मेरी बात को गंभीरता से ना लेकर मेरे स्वाभिमान को आहत किया था। खैर, आक्रांता हार कर चला गया। मुझे एक प्रतिभावान शिष्य मिला, जिसकी सहायता से मैंने उस अहंकारी राजा को हटाकर उसे सम्राट बनाया। ये मेरी दूसरी बेवकूफी थी। इसके कारण लोग कहने लगे कि मैंने केवल अपने प्रतिशोध के लिए ये सब किया। तथा मेरी तीसरी बेवकूफी ये थी कि उस राजा का महामात्य रहकर भी मैंने कभी अपने लाभ के बारे में नहीं सोचा। एक मुद्रा का भी व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, एक पगड़ी वाला व्यक्ति बोला। आज तो यही सिद्धांत पाला जाता है कि व्यक्तिगत लाभ सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। अब आप इस सिद्धांत को नहीं पालेंगे तो संसार आपको मूर्ख ही समझेगा। सही कहा आपने, उस योद्धा ने दोबारा कहा। आपकी पहली मूर्खता तो शायद हम सब ने की है। उनका हित विचारा है जिन्होंने हमारा तो सदैव अहित ही किया है, कभी अपने स्वार्थ को नहीं देखा, जबकि आज सबसे महत्वपूर्ण वही माना जाता है। आप कौन है महोदय? पहले बेवकूफ ने पूछा। मैं एक छोटे से राज्य का राजा था। मेरे काल में एक विदेशी वंश यहाँ पर बस गया था तथा उसने समस्त देश पर आधिपत्य कर लिया था। होना क्या था, सभी ने उसकी अधीनता मान ली। लेकिन यही आपको मेरी पहली मूर्खता दिखेगी। मैं स्वाभिमान और देशभक्ति के गीत पागलों के समान गाता रहा और उस राजा के सामने सिर ना झुकाने की जिद पर अड़ा रहा। उसने मेरे राज्य पर हमला कर दिया, किंतु किसी प्रकार उसे पराजित कर एक बार के लिए तो मैंने अपने राज्य की रक्षा कर ली। यहाँ मैंने दूसरी मूर्खता की। वो योद्धा बोल रहा था। उसकी कद काठी अत्यंत भव्य थी। मुझे पता था कि वो दोबारा मेरे राज्य पर आक्रमण करेगा और इस बार उसकी सेना अधिक होगी। अतः मैं जनता के साथ वनों में चला गया और अपने सुख आराम को ना देखते हुए जीवन भर लड़ता रहा। यही मेरी दूसरी मूर्खता थी। सारे राजा रजवाड़ों ने तो सुख चैन की जिंदगी जी, लेकिन मैं जीवन भर संघर्ष ही करता रहा। तीसरी बेवकूफी भी कुछ ऐसी ही है। जब सभी ने हार मान ली तो मैं क्यों लड़ता रहा? इससे अच्छा तो मैं भी अपनी बहन बेटियां उसको ब्याह कर निश्चिंत जीवन जीता। मुझे क्या पड़ी थी स्वाभिमान और स्वदेश की? ये काफी बड़ी बेवकूफी थी। पगड़ीधारी व्यक्ति पुनः बोला। आपने आदर्शों का पालन किया, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है।
चौथा बेवकूफ, जो अभी तक कुछ नहीं बोला था, चर्चा में सम्मिलित हुआ। उस व्यक्ति ने चश्मा पहन रखा था। धोती पहने हुए पहले मूर्ख के जैसे लग रहा था। बस वो पहला बेवकूफ थोड़ा क्रोधी व तेजस्वी लग रहा था, जबकि ये चश्माधारी मूर्ख अत्यंत सौम्य व शांत लगता था। आप निस्संदेह काफी बेवकूफ हैं, पहला मूर्ख बोला। केवल काफी? ये मत भूलिए कि हम चारों इस भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े मूर्ख हैं। ये बात स्वयं इतिहास ने कही है। अतः ये मूर्खताएं भी साधारण मूर्खता नहीं होंगी। चौथा मूर्ख दोबारा बोला। तो मुझसे सुनिए महान बेवकूफी। तीसरे बेवकूफ ने हंसकर कहा, मैं एक सन्यासी युवक था। मैंने विश्व भर में भारत की कीर्ति और उसके गौरवमयी इतिहास का डंका बजाया। वहां से प्रसिद्धि पाकर मैं भारत लौटा। ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बेवकूफी थी। मैं आराम से विदेश में महापुरुष बनकर रह सकता था, लेकिन मुझे अपने देश लौटने की सूझी। जब इतने समृद्ध देशों ने मुझे महापुरुष स्वीकार लिया था, तो क्या आवश्यकता थी मुझे वापस आने की। यहाँ आकर मैंने अपने देशवासियों को जगाने का प्रयास किया। यही दूसरी मूर्खता हुई। मुझे पता होना चाहिए था कि इस देश को जब उठना होगा तब उठ जाएगा। मेरे प्रयासों से कुछ नहीं होगा। मेरी तीसरी मूर्खता थी कि मैंने सबको अध्यात्म को जीवन में उतारने को कहा। मुझे शायद पता नहीं था कि अध्यात्म स्वयमेव एक मूर्खता बन चुकी थी। वास्तव में आपकी भूल अत्यंत महत्व थी। चौथा बेवकूफ बोला। कुछ ऐसी ही बेवकूफियां मैंने की, लेकिन मैं ये निश्चय से कह सकता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? दूसरे बेवकूफ ने कहा। मैंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, लेकिन उससे बड़ी बात, मैंने जीवन भर सत्य की आराधना तथा अहिंसा की सेवा की। पहली बेवकूफी तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी बेवकूफी हुई कि मैंने नैतिकता व धर्म को मानव के जीवन का आधार माना। उस कारण से मुझे समय ने कायर समझ लिया। तीसरी भूल जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अच्छाई तथा सच्चाई पर स्वयं से अधिक विश्वास किया, जिसके कारण लोग मुझसे रुष्ट हो उठे तथा उन्होंने मेरे तरीकों और मार्ग को गलत बताना चालू कर दिया। कदाचित मैं समय को अपनी बात समझा नहीं पाया, अथवा सत्य की आराधना करते करते मैं उस ओर से बिल्कुल बेखबर हो गया था। अहिंसा पर मेरी श्रद्धा शायद सबसे बड़ी भूल थी इस सभ्यता की। आज कोई अहिंसा के मेरे मार्ग को सही नहीं मानता तथा वो सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में सम्मिलित हो गया है। अतः मुझसे बड़ा मूर्ख कदाचित इस सभ्यता ने नहीं देखा है। वो बेवकूफ बोला, चलिए मैं आपको कुछ दिखाने ले चलता हूँ। इतना कहकर वो बेवकूफ उन्हें एक ध्वस्त गांव में ले गया। ये क्या है? पहला बेवकूफ पूछ उठा। आज का विश्व हिंसा और विनाश से बुरी तरह जूझ रहा है। ये उसी की एक झलक है। देखिए कैसा विनाश दिख रहा है आपको चारों ओर। ये एकमात्र जगह नहीं है जगत में जहां ऐसा हुआ हो। सारे देश हिंसा और विनाश, विध्वंस और घृणा से ग्रस्त है। ऐसे में हम बेवकूफों की बातें कैसे प्रासंगिक रह सकती हैं? आपने सही कहा, हम बेवकूफ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, किंतु ये बातें इस समय उतनी ही वास्तविक रह गई हैं जितना आकाश पुष्प। सबसे बड़ी बातें भी हमारी थी, इसलिए सबसे बड़े मूर्ख भी हम ही सिद्ध हुए। पगड़ीधारी मूर्ख बोला। हम चाहे हंसकर माने या रोकर, हम इस सभ्यता के सबसे बड़े मूर्ख हैं, योद्धा ने कहा। इसके बाद वो चश्माधारी उन्हें विभिन्न जगहों पर ले गया और उन्हें भ्रष्टाचार, हत्याओं, गरीबी और अनैतिकता अन्याय के दर्शन कराए। फिर वो उन्हें कुछ बच्चों के पास ले गया और उनकी बातें सुनाई। वो एक स्वर में उन मूल्यों तथा सिद्धांतों को बेवकूफी बता रहे थे जिनका उन्होंने पालन किया था। इसके बाद तो उन्हें निश्चय हो गया कि उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। उर्मिला मैम ने कहानी पूरी की। लेकिन ये सारे मूल्य मूर्खता कैसे हुए मैम? मेरे जहन में ये प्रश्न कब से कुलबुला रहा था। और ये मूर्ख कौन थे मैम? अर्पिता ने पूछा। मैम मुस्कुराई। इसमें पहले मूर्ख थे आचार्य चाणक्य।
जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया। दूसरे बेवकूफ थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने राष्ट्रीयता और स्वाभिमान की अग्नि को सदैव जलाए रखा। तीसरे मूर्ख थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विश्व भर में भारत का डंका बजा दिया। तथा चौथे बेवकूफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ मानवता को पढ़ाया। लेकिन ये तो महापुरुष थे ना मैम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। थे तो सही, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ भी तो थे ना। ये तो उन्होंने खुद नहीं कह दिया। बाद में महात्मा गांधी ने उन्हें कुछ बच्चों की बातें भी तो सुनाई थी, जिनमें वो उनके सिद्धांतों को बेवकूफी बता रहे थे। वो बच्चे कोई और नहीं, हम सब हैं। जब हम उनके आदर्शों और सिद्धांतों का ही सम्मान नहीं करते, तो उनका भी सम्मान कहाँ करते हैं। गांधी जी की अपने ही देश में क्या हालत है, ये तुम्हें भी पता है, और कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम साकेत जैसे व्यक्ति को बेवकूफ कह रहे हो, तो तुम उन्हें भी बेवकूफ कह रहे हो ना, क्योंकि तुम उसके भीतर की महान कार्य करने की चाह को अपमानित कर रहे हो। तो हुए ना ये महापुरुष सबसे बड़े बेवकूफ। हम दोनों सोचते ही रह गए। चार बेवकूफों की ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी बनाई हुई तो है। हमने ही तो उन्हें बेवकूफ बना डाला है, उनके सिद्धांतों को बेवकूफी मानकर। हम दोनों आत्मलीन से एक दूसरे को देख रहे थे कि मैम की आवाज हमारे कानों में पड़ी। कहाँ खोए हो तुम दोनों? अगला चैप्टर है जापान और चाइना वाला। तो इस तरह से कहानी यूं खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले ये कहानी का मैसेज बहुत ही खूबसूरत है। हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, किसी की जयंती होती है तो भी हम मनाते हैं, लेकिन क्या हम उनके सिद्धांतों को उतनी ही इज्जत या उतनी तवज्जो देते हैं? अगर नहीं, तो शायद ये चार मूर्खों की कहानी हम सब के लिए है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग ये कहानी को सुन रहे हैं, वो लोग इन बच्चों की तरह जो देशभक्ति की बातें करते हैं, उन्हें मूर्ख ना समझें, और अपने देश के लिए अगर कुछ खुद नहीं कर सकते, तो जो करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मूर्ख ना समझें। तो इसी कहानी और इसी मैसेज के साथ मैं आरजे शताक्षी अभी के लिए विदा लेती हूँ, लेकिन लौटूंगी एक बार फिर से एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए